मैं उसको भी ऐड करूंगा। फिर ये पूछा जाता है अच्छा और क्या है आपके पास। फिर मुझे कुछ याद आएगा, अरे यार मैंने पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा किया था, पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम निकली थी, उसमें मैंने पैसा जमा किया था। तो फिर वो भी ध्यान मुझे आएगा, हाँ यार मैंने पैसा वहां भी डिपॉजिट किया हुआ है। तो इस तरह से आप ऐसे समझिए कि M1 जो है वो आपके पास जो कैश है, आपके पास मेरा मतलब है कि सभी लोगों के पास, देश में जितने भी लोग हैं उनके पास कैश कितना है। मतलब हम हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो एक परिवार, और अगर हम पूरे पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी पॉपुलेशन। तो एक तो हो गया करेंसी। तो अब दूसरा पोर्शन क्या है कि यार मैंने कुछ पैसा बैंक में भी जमा कर रखा है, और वो पैसे, उस पैसे को मैं जब चाहूं जब निकाल सकता हूं। मेरी मर्जी है, मैं आज निकालूं, कल निकालूं, 2 साल बाद निकालूं, 6 महीने बाद निकालूं, या 10 साल बाद निकालूं। तो ऐसा पैसा जिसे मैं जब चाहूं जब निकालूं उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि एनी डिपॉजिट विच इज कैसेबल। कैसेबल का मतलब कोई भी डिपॉजिट बैंक में है, मैं जब चाहूं उसमें से कैश निकाल लूं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसको हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। चेकेबल, आप गए, चेक दे दिया भर के, लो 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, जितना भी, आपने पैसा निकाल लिया। तो अब इसमें देखिए क्या है कि आपके पास जो पैसा है, जो करेंसी है घर में, उससे आप लेके कहीं भी दुकान पे गए और आपने कोई भी सामान खरीद लिया। लेकिन क्या आप उस आदमी को चेक देंगे तो जरूरी नहीं है कि वो आपको सामान दे दे, क्योंकि उसको होता है, उसके मन में ये हो कि चेक पता नहीं ऑनर होगा कि नहीं होगा, बाउंस ना हो जाए, तो उसको वो आपको सामान नहीं देगा। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो उतने लिक्विड तो नहीं है। लिक्विड मेरा मतलब है कि इजी, मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश, वो उतना इजी नहीं है, लेकिन वो कैश के बराबर ही, कैश के आसपास ही वो भी लिक्विडिटी रखते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हो गई, करेंसी आपके पास जितनी है, प्लस जो आपके पास करंट डिपॉजिट्स हैं, या जिनको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स में दोनों चीजें हो गई, करंट अकाउंट वाले और सेविंग अकाउंट वाले। तो करंट अकाउंट वाले क्या डिफरेंस क्या है, जो करंट अकाउंट आप खोलते हैं बैंक में और जो सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, बताइए। करंट अकाउंट मेनली जो लोग कोई बिजनेस करते हैं, करंट अकाउंट उनका खोला जाता है। करंट अकाउंट उन लोगों का खोला जाता है जिनको, मान लीजिए, रोज कैश की जरूरत पड़ सकती है, या एक ही दिन में कई बार कैश की जरूरत पड़ सकती है। सपोज करिए उनकी फैक्ट्री है किसी की, और उसमें कोई लेबर आया मान लो 3 बजे कि साहब मेरे घर पे ये प्रॉब्लम आ गई है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए। तो आप उसको कैश कहाँ से दोगे, उसको कैश कैसे दोगे, क्योंकि उसको तो इमीडिएटली जरूरत है। अब आप उसको चेक दोगे तो वो कहेगा साहब चेक तो कल निकलेगा। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। यस यस सर। सर। अगर उसको 5,000 रुपये कैश की जरूरत पड़ी तो आप कहां से दोगे। तो
चेक दोगे तो वो ये कहेगा कि साहब मुझे तो अभी चाहिए थे 1 घंटे के अंदर ही पैसे, मैं चेक लेके जाऊंगा तो अब कहाँ अभी मेरे को कैश हो पाएगा, 1 घंटा तो मुझे जाने में लग जाएगा। तो वो फैक्ट्री मालिक क्या करेगा कि ऑनलाइन फैसिलिटी उसकी अगर उसके पास है तो वो ये कह सकता है उस आदमी को कि भाई मैं उसके आपके जिसको भी पैसा आपको देना है मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है। तो इसमें जो करंट अकाउंट्स मेनली उन्हीं लोगों के खोले जाते हैं जो बिजनेस करते हैं। करंट अकाउंट में विड्रॉल की यानी जितने पैसे आप एक रोज निकालें या एक दिन में 2 बार भी निकालें, कोई लिमिट नहीं होती। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। करंट मेरे को जरूरत है, मुझे पैसा दीजिए। दूसरा होता है सेविंग अकाउंट्स। जैसे मेरी सैलरी आती है तो रोज तो आती नहीं है, वो तो 1 महीने के किसी भी दिन आएगी, 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 तारीख में। तो उस केस में क्या होता है कि मेरा सेविंग अकाउंट बैंक कहता है कि सेविंग अकाउंट आप खोल लीजिए, खोल के लीजिए। वो सेविंग अकाउंट ही खुलता है। सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन है कि करंट अकाउंट में आप डेली पैसे निकाल सकते हैं, दिन में 2 बार भी निकाल सकते हैं, 3 बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है, उसमें आप रोज पैसे नहीं निकाल सकते। जो बैंक के जो रूल बने हुए हैं उसमें सेविंग अकाउंट्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि सेविंग अकाउंट में आप मान लीजिए ये नहीं है कि आप डेली चले गए और पैसा निकाल के लेके, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जब आपको जरूरत पड़े तब जा सकते हैं क्योंकि वो पैसा आप ही का है। तो M1 में करेंसी हो गई आपके पास, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हो गए जिसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों हैं, प्लस एक डिपॉजिट और है अदर डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। अदर डिपॉजिट्स जो मेनली सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई M1 की। M1 इज इक्वल टू करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, जिसको मैंने आपको बताया जो कैशेबल कह सकते हो आप। कैशेबल मतलब कैश में चेंज हो सकता है, या चेकेबल, आपने चेक दिया आपको पैसा मिल सकता है, वो भी बोल सकते हैं। प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ से हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है जो अपने देश में? आरबीआई। आरबीआई, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, क्योंकि M1 की डेफिनेशन पूछ जाती है तो नॉर्मली आप अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई नहीं लिखेंगे, अदर डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक लिखेंगे। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो M1 को कहा जाता है नैरो मनी। M1 को नैरो मनी कहा जाता है। नैरो मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि M1 जो मनी सप्लाई की जो पिक्चर दिखाता है वो पूरी नहीं होती, मतलब कंप्लीट नहीं होती, केवल एक हिस्सा होता है टोटल मनी सप्लाई का। केवल वो एक हिस्सा कह सकते हो आप उसको, मतलब ब्रॉड डेफिनेशन नहीं है ये। इट्स नॉट ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, इट्स ए नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नैरो मनी। क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, इसमें जैसे आपने मान लीजिए जैसे कोई बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। फिक्स डिपॉजिट भी तो एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है लोगों का। फिक्स डिपॉजिट भी कोई ना कोई व्यक्ति कराता ही है। ये बात अलग है कि अमाउंट छोटा या बड़ा हो सकता है, बट फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं। तो ऐसी अच्छा, फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है? फिक्स डिपॉजिट भी तो पैसे से ही होता है।
अगर आपके पास पैसा है तभी तो आप डिपॉजिट कराएंगे। लेकिन वो फिक्स्ड डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो M1 में इंक्लूड नहीं होता। M1 में क्या इंक्लूड होता है? केवल वो पैसा जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, जो पैसा आराम से किसी भी चीज के बदले, मतलब उस पैसे से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जो जो उसकी एक्सचेंज पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा भी एक बड़ा हिस्सा होता है जो लिक्विड उतना नहीं है जितना कि M1 है, बट लेकिन वो है तो डिपॉजिट ही आपका। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कैश नहीं करा सकते। आप बैंक में गए, आपने कहा कि भाई मेरे को FD तोड़वानी है, आपने FD तोड़वा ली, तो ठीक है। लेकिन वो अलग है कि जो जिस टर्म के लिए, जिस टाइम के लिए आपने वो पैसा जमा किया था, वो जो शर्त है वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन आपको बैंक आपका पैसा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देगा। मे भी पूरा ना दे, कुछ कुछ जरूर देगा। तो इसीलिए M1 को नैरो मनी बोला जाता है। नैरो मनी को क्या बोलते हो हिंदी में आप लोग? क्या टर्म है इसका? नैरो को सर मेनली छोटा बोला जाता है सर, संकीर्ण वगैरह के टर्म्स में यूज होता है। नहीं नहीं, इसका कुछ वो होगा ना, टर्म दिया होगा ना, हिंदी में कुछ होता है या नैरो मनी ही बोला जाता है? हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग उसको? वही नैरो का मतलब तो सर संकीर्ण होता है सर। है। नैरो को सर संकीर्ण कहते हैं हिंदी में तो सर। नहीं नहीं, हिंदी में नहीं कह रहा हूं मैं, इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोला जाता है, नैरो मनी को? वो तो मुझे पता है संकीर्ण कहते हैं। M1 को जो जिसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या कोई टर्म है या नैरो मनी ही बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं, मैं ये पूछो। यानी पे देख लेना आप लोग। अब आते हैं हम M2 पर। M2 क्या होता है? M2 में M1 पूरा होता है। अब M1 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी। नैरो मनी मतलब कि मनी की एक संकीर्ण परिभाषा। तो अब हम इसको थोड़ा सा संकीर्ण से बड़ा करते हैं, यानी उतना संकीर्ण नहीं रहने देंगे। तो M2 पे आ गए, तो M1 तो है ही है इसमें, प्लस इसमें हम जो पोस्ट ऑफिसेज होती हैं उसमें जो सेविंग डिपॉजिट्स लोग रखते हैं, सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स। पोस्ट ऑफिस के भी बैंक होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस दोनों काम करती है। आपका डाक का भी करती है, आपके लेटर लाने भेजने का काम भी करती है, प्लस वो बैंक का भी काम करती है। मतलब उतना वो एक रेगुलराइज बैंक नहीं होते, बट छोटे मोटे स्केल पर हर पोस्ट ऑफिस में कुछ न कुछ रहता है। सर तो M1 को अब सर संकुचित मांग कहते हैं सर। है M1 को सर संकुचित कहते हैं सर हिंदी में सर। M1 को जो संकुचित मांग कहते हैं सर। संकुचित मांग। जी सर। मांग तो डिमांड होती है, मांग तो डिमांड होती है ना। सर संकुचित चलिए देख मुद्रा लेना है, आप नैरो मनी संकुचित। को क्या बोला जाता है।
तो अब देखिए, जो संकुचित पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट होता है, आपका सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब आपको कुछ आइडिया है कि नहीं? जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम आपने कभी पढ़ा हो, उसमें नाम आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम। उसमें ये होता है कि मान लीजिए आप हर महीने 50 रुपए डालते हैं, हर महीने 100 रुपए डालते हैं, हैं? तो हर महीने मान लीजिए 100 रुपए डालेंगे, तो आप साल भर में पूरे में 1200 रुपए डाल देंगे। तो उसमें काफी, उस पूरे एरिया के काफी लोग उसमें एक स्कीम ले लेते हैं, जिसमें वो मंथली पैसे डालते हैं जाके। और फिर पोस्ट ऑफिस क्या बोलता है कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मेनली 2 महीने नहीं, या तो क्वार्टरली होगा, या मतलब 6 मंथली होगा, या फिर पूरे एनुअल होता है। तो उसमें मान लो आप एक एक महीने में मान लीजिए 100 रुपए डालते हैं, तो बैंक कहता है कि हम आपको 6 महीने के बाद क्या करेंगे, आपको मान लीजिए 750 रुपए देंगे। तो आपने जमा तो 600 रुपए किए। तो इस तरह की बैंक्स में स्कीम रहती है। तो वो, लेकिन उस पोस्ट ऑफिस वाले जो सेविंग आपके डिपॉजिट्स हैं वहां पर, वो भी एक तरीके से लिक्विड फॉर्म के होते हैं। मतलब बहुत सारी उसमें प्रोसीजर या फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि आप उस पैसे को निकाल लेंगे। इसीलिए उसको भी एक लिक्विड फॉर्म में ही माना गया है। तो M2 का क्या हुआ, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स या पोस्ट ऑफिस सीधे। तो अब इसकी मनी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब हम इसको और थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। क्या करते हैं, जो M3 है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऐसे एक तो नैरो मनी हो गया, और M3 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी से। ब्रॉड मनी। तो ब्रॉड मतलब नैरो का ब्रॉड क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। जो नैरो है उसका कोई बोर्ड पूछे कि उसका उल्टा क्या होगा, तो नेचुरली लोग क्या बोलेंगे, वाइड। नैरो का मतलब, जैसे नैरो का मतलब छोटा, छोटा रास्ता, तो ब्रॉड का मतलब चौड़ा रास्ता। तो ब्रॉड का मतलब ये हुआ कि नैरो से ब्रॉड हो गया। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर आता है, आप जो M3 में, M3 में क्या होता है कि M2 में जैसे होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो M3 में क्या होता है, M1 तो क्योंकि वो तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म हो गई। M1 तो सभी में होता है, M1 तो होता ही है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होता उसमें। M2 का वो वाला पोर्शन जो पोस्ट ऑफिस में रहता है, वो M3 में नहीं होता। तो M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब टाइम डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स में क्या अंतर है, दो तो मैंने बता दिया आपको अंतर। तीसरा क्या है, ये टाइम डिपॉजिट्स। सर इसे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर ही निकाल सकते हैं, जैसे FD RD। हाँ, इसीलिए इसको टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोला गया है। आपने कोई बैंक में FD कराई, तो उसमें ये नहीं है कि आप जाके और पता लगा 1 महीने बाद गए और आपने कहा कि साहब मेरे को जो मैंने पैसा जमा किया था FD में वो दे दिए वापस। पहले तो बैंक आपको ये कहेगा, रीजन पूछेगा, हाँ, और आपको इमीडिएटली वो कैश नहीं देगा, कुछ टाइम लेगा बैंक। वो अपना सारा कैलकुलेशन करेगा पहले, तो कितना SLR है, कितना CRR है ना, कितना रेपो रेट है, कितना बैंक रेट है, वो सारी चीजें को कैलकुलेट करेगा।
उसके बाद फिर आपको बोलेगा एक दो दिन, दो तीन दिन बाद आना जी, तभी हम आपको पैसे देंगे। तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जैसे आपके, जिनको शेड्यूल्ड बैंक भी बोलते हैं, क्या, जैसे SBI, RBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। तो फिक्स डिपॉजिट्स मतलब टाइम डिपॉजिट्स, और देखिए टाइम डिपॉजिट्स एक बहुत बड़ा पोर्शन है। फिक्स डिपॉजिट में भी बहुत सारे होते हैं, उसके सब डिविजन्स होते हैं, जैसे 5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, ऐसे लोग FD कराते हैं। तो ऑल काइंड्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स, ऑल काइंड्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स का मतलब ऑल टाइम डिपॉजिट्स। तो जब हम M1 में टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स, जिसमें FDs हैं, आपकी RDs हैं। RDs क्या हैं? RDs क्या होती हैं? सर रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स। उसमें क्या होता है कि सर मेनली जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया, वो मैच्योर हो गया, फिर आपने उतना ही फिर से वो टोटल पैसा आपने निकाला नहीं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो निकाला नहीं, आपने वो ऑटोमेटिकली फिर से वो FD बन गया। तो दिस इज कॉल्ड रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स मतलब FD से भी बड़ा इसमें टर्म हो सकता है, टाइम हो सकता है। ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट्स में आपका FDs हो गए और रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए। रिकरिंग का मतलब होता है कि रिकर मतलब दोबारा से हो जाना, रिकरिंग जो रे अकर होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स। आपने वो पैसा निकाला नहीं, वो एक चेन में चलता गया, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स। FDs में, FD में क्या हुआ कि FD में टर्म पूरा हो गया, आपने उसको पैसा निकाल लिया। लेकिन अगर उस FD को आप मैच्योर होने के बाद नहीं निकालें, ठीक है, बैंक से आप कहें कि अब वो पैसा जो मेरे को इंटरेस्ट मिला है उस पर, उस टोटल पैसे को फिर से मैं FD में कन्वर्ट कराना चाह रही हूं, तो ये यू कैन से इट्स ए रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब वो चेन नहीं टूटी, वो रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। तो अब हमारी ये M1, M2, M3, M4 कैसे बने? M1 का मतलब जो आपके पास कैश है, यानी करेंसी प्लस कॉइन्स, तो आपके पास जो कैश है वो, या दूसरा जो आपने करंट डिपॉजिट्स या आपके जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, वो हो गए, और प्लस अदर अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये बेसिकली अदर डिपॉजिट्स का मतलब ये है, ये इंटर गवर्नमेंट वो इंटर बैंक एक तरह का लेन देन होता है। बैंक्स में ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है एक तरीके से। तो अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 में क्या है? M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट्स हैं लोगों के, वो वाली डेफिनेशन हो गई। M3 ब्रॉड है, जिसमें M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद CBs, कमर्शियल बैंक्स। देखिए टाइम डिपॉजिट्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे ना, अगर आप मैनेजर से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि आपके पास जो पैसा लोगों का है, उसमें अगर आप रेशियो पूछेंगे कि भाई करंट डिपॉजिट्स में, सेविंग डिपॉजिट्स में कितना पैसा है और टाइम डिपॉजिट्स में कितना पैसा है। टाइम डिपॉजिट्स मतलब फिक्स डिपॉजिट्स आपके, या रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो आई एम श्योर बैंक के पास
ज्यादातर जो पैसा होता है वो टाइम डिपॉजिट्स का ही होता है। और जो बैंक जो लोन देने का काम करते हैं वो केवल टर्म डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स के अंगेज करते हैं। वो पूरा अपना जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना, कितना पैसा हमारे पास है, कितना पैसा हमें हम लोन दे सकते हैं, है ना, ये सब टाइम डिपॉजिट्स के बेस पर बनाते हैं। वो करंट डिपॉजिट्स के बेस पर नहीं या सेविंग डिपॉजिट्स के बेस पर नहीं बनाते, टाइम डिपॉजिट्स के बेस पर बनाते हैं। क्योंकि टाइम डिपॉजिट्स के बेस पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि बैंक को पता है कि अगर किसी बंदे ने 10 साल के लिए एफडी कराई है, ठीक है, तो हम इसी पैसे को 10 साल के लिए किसी को लोन दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर किसी आदमी ने 20 साल के लिए एफडी कराई है तो उस बैंक उस पैसे को किसी को लोन दे सकता है और उस पर वो इंटरेस्ट कमाता है बैंक। भाई ये बैंक का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही होता है ना। बैंक पैसा कहां से कमाता है? वो वहीं से कमाता है। तो जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं ये टोटल डिपॉजिट्स का एक मतलब मेजर पोर्शन होता है, मे बी 60-65%, मे बी 70% ऑल्सो। उसी के अगेंस्ट बैंक सारा जो लैंडिंग कैपेसिटी है बैंक की, लैंडिंग कैपेसिटी किसी भी बैंक की, वो इस बात से मतलब डिटरमिन होती है कि उस बैंक के पास टाइम डिपॉजिट्स कितने हैं। टाइम डिपॉजिट्स मेरा मतलब जो अमाउंट जो है टाइम डिपॉजिट्स का वो कितना है, वैल्यू कितनी है उसकी, उसी पर ही बैंक का बिजनेस डिपेंड करता है। एक रिजर्व मनी होता है, एक रिजर्व मनी बोलते हैं, रिजर्व मनी। कुछ आइडिया रिजर्व मनी का? रिजर्व मनी अपनी जो वो खर्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं सर, बचाकर। हाँ, मतलब यू कैन से रिजर्व मनी का मतलब है कि एनी अमाउंट, मतलब जैसे रिजर्व मनी का मतलब है कि भाई ठीक है, आपसे किसी ने मांगे कि यार मेरे को तू कितना पैसे उधार दे सकता है, या अगर मान लीजिए आप घर लेने निकले कि भाई चलो एक फ्लैट खरीद लेते हैं, तो उसमें नॉर्मली आप ये कैलकुलेट करते हैं ना कि यार ठीक है मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन इतना पैसा तो मैं बचा के रखूंगा अपने पास, यू कैन से। मतलब ये पैसा मैं ऐसा रखूंगा जो मेरी इमरजेंसी में मेरे काम आ जाए एक तरीके से, बाकी का ठीक है मैं खरीद लेता हूं। तो रिजर्व मनी का मतलब है कि एक बेस मनी होता है। रिजर्व मनी को क्या बोला जाता है? एक बेस मनी भी बोला जाता है। जैसे जब मनी मल्टीप्लायर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ब्रॉड मनी और रिजर्व मनी का रेशियो होता है। तो ब्रॉड मनी जब ज्यादा है तो इसका मतलब रिजर्व मनी भी ज्यादा है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर का मतलब यह है कि एक वेलोसिटी ऑफ मनी, यू कैन से मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि से एक दिन में या एक टर्म में एक कोई भी वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई होती है, मनी मल्टीप्लायर। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कोई सामान लिया, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए का कोई सामान लिया, दुकानदार को 100 रुपए दे दिए, मैं अपना सामान ले आया। अब उस दुकानदार ने 100 रुपए से फिर कोई और चीज ले ली, से उसके यहाँ कोई नौकर है उसको दे दिए 100 रुपए, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लाई हो गया ना, 100 से 200 हो गया।
जब उसने अपने नौकर को दे दिए। अब उस नौकर ने उस 100 रुपए से फिर कोई सामान ले लिया। तो ये ऐसे करके क्या है, 100 + 100 + 100, ये मनी मल्टीप्लाई होता रहा, ऐड होता रहा, मतलब यू कैन से 100 रुपए की जो वैल्यू है, पता लगा एक दिन खत्म होते होते वो हो गई 600 रुपए, 700 रुपए। जैसे इंडिया में मनी मल्टीप्लायर जो है वो 5-6 के करीब करीब रहता है मनी मल्टीप्लायर। मतलब एक ही वैल्यू 5 से 6 बार वो एक्सचेंज होती है, मतलब उनका उसका ट्रांजेक्शन होता है। तो ये बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। रिजर्व मनी समझ में आया आपको? रिजर्व मनी जो होता है, देखिए आपने जैसे कहा कि जो खर्चे के लिए रखा जाता है, रिजर्व मनी होता है कि जो जनरल सर्कुलेशन में रहता है, जो जो करेंसी जनरल सर्कुलेशन में है। जनरल सर्कुलेशन का मतलब जो आम जनता के हाथ में जो पैसा है, या फिर यही सर। एक तो जो करेंसी आम जनता के हाथ में है, और दूसरे जो कमर्शियल बैंक जो हैं वो आरबी, क्योंकि आपका एक पैसा तो बैंक में रहता है और उसी पैसे आपका मतलब पब्लिक का पैसा बैंक में रहता है, और वो जो पब्लिक का पैसा जो बैंक में है, यानी बैंक में जैसे एसबीआई में, आरबीआई में, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसी पैसे से वो पैसा, कुछ पैसा आरबीआई के पास भी रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीआरआर। CRR। सीआरआर बोला जाता है। तो जो पैसा पब्लिक के पास है और जो 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 कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, दोनों अमाउंट, उन दोनों को मिला करके नॉर्मली रिजर्व मनी बोला जाता है। रिजर्व मनी का मतलब बेस मनी। बेस मनी का मतलब है कि हाँ, हमारे पास मोटा मोटा इतना पैसा तो है ही है। अगर हम इसको एक आम भाषा में बोले तो इतना पैसा, हाँ मेरे पास इतना तो है पैसा, रिजर्व मनी है मेरा पास। और मनी मल्टीप्लायर क्या है? जो वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ए वैल्यू गेट्स एक्सचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। जितनी बार उस वैल्यू को आप ट्रांजेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन होगा उस वैल्यू का, उतना ही मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मनी मल्टीप्लायर एक गरीब आदमी का ज्यादा हो सकता है या एक अमीर आदमी का ज्यादा हो सकता है? अगर इंटरव्यू में कोई आपसे यही पूछे कि अच्छा बताइए मनी मल्टीप्लायर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे थोड़ा सा उस रूप में समझा होगा कि मनी मल्टीप्लायर गरीब का ज्यादा हो सकता है या अमीर का ज्यादा हो सकता है? गरीब का ज़्यादा होगा सर। गरीब का ज्यादा होगा। जी सर। हाँ ठीक है, गरीब का ज्यादा होगा, ओके। लेकिन क्यों, कैसे, मतलब हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? सर जैसे गरीब आदमी मार्केट में जाएगा कोई चीज़ खरीदने तो छोटी क्वांटिटी में खरीदेगा, जल्दी ख़त्म होगी और फिर दोबारा जल्दी जाएगा। टाइम पीरियड मतलब एक चीज़ को एक लिमिटेड टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा बार खरीदेगा। हाँ, कहने का, हाँ करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए गरीब के हाथ में पैसा रहता नहीं है, ये बोला जाता है ना, गरीब के हाथ में पैसा नहीं रहता। जी सर। वो इसलिए नहीं रहता कि उसके पास ज्यादा होता ही नहीं है, जितना आया उतना ही खर्च हो गया। क्योंकि मान लीजिए शाम को उसको 200 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये मिले, तो वो सारे का सारा खर्च कर देता है, कुछ बचता ही नहीं है उसके पास। अब अमीर आदमी होगा, उसको मान लीजिए 500 रुपये मिले कहीं से भी से, तो वो अपने पर्स में डाल लेगा, वो उसको अपने पर्स में डाल लेगा। तो
जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो गरीबों की ज्यादा होती है, यानी मनी मल्टीप्लायर गरीबों के केस में ज्यादा होता है वनस्पति अमीरों के। अब आपको ये M1 M2 M3 M4 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? देखिए पूछ लीजिए आप, क्योंकि मैं इसको मेरे ख्याल से तीसरी बार बता रहा हूँ आपको, या दूसरी बार में भी। अभी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कुछ भी पूछिए, आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही हो। कि साहब ये जो मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, मुझे इसमें से ये चीज समझ में नहीं आ रही। सर, हम्म डिमांड डिपॉजिट विद इन बैंक और विद इन पोस्ट ऑफिस, दोनों में डिफरेंस ही क्या है कि उनको अलग अलग डिवीजन में ऐड किया गया है। M2 में जाकर हम पोस्ट ऑफिस का ऐड करते हैं, उसको अगर हम साथ में ही ऐड कर दें तो क्या डिफरेंस पड़ जाएगा? देखिए डिफरेंस अब इस सेंस में पड़ जाएगा। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट लाई गई हैं M1 M2 M3 के, इसमें क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस हैं बेसिकली वो बैंक तो है नहीं। अब सपोज करिए कैलकुलेशन में आपने बैंक को इंक्लूड कर लिया, पोस्ट ऑफिस रह गए, इसलिए तो M2 की जो डेफिनेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। M2 की जो मनी डेफिनेशन है, M2 जो मनी डेफिनेशन है वो बहुत जरूरी नहीं है। मेन क्या है, अगर इस चारों में हम देखेंगे तो M1, उसके बाद फिर M3, M1 एंड M3 ही बोली जाती हैं, मतलब कि ये प्रॉपर मनी सप्लाई की डेफिनेशंस हैं। ओके सर। तो जो ये अच्छा, दूसरे मैंने क्या बताया आपको कि लिक्विडिटी के हिसाब से होता है। लिक्विडिटी के हिसाब से, जैसे जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए और आपके सेविंग डिपॉजिट्स हो गए, तो जो सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस होते हैं वो एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि वो डिमांड डिपॉजिट्स यानी करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स के बीच के हैं। क्लियर? जी सर। यानी दे आर नॉट टाइम डिपॉजिट्स, neither they are time deposits, neither they are nor they are demand deposits या सेविंग डिपॉजिट जिसको बोल सकते हैं। उसके बीच की एक कैटेगराइजेशन है ये जो कैटेगरी बनाएगी इस दोनों के बीच की। जैसे अगर आपको एक पर्टिकुलर वो समझना हो तो आप पोस्ट ऑफिस बैंक जाना, पोस्ट ऑफिस जाना, किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछना भैया का कोई सेविंग स्कीम है आपकी, बोला हाँ जी है, तो वो क्या समझाएगा, वो ये समझाएगा कि जी आप, मैंने आपको बताया ना कि एक महीने में या एक महीने छोड़िए, कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप 15 दिन में पैसे जमा करिए, आप 20 रुपये 15 दिन में जमा करिए, फिर 15 दिन बाद 20 रुपये जमा करिए, तो एक महीने में 40 रुपये हो गए। तो कुछ ऐसी भी स्कीम्स वहां पर होती हैं कि भाई आपने मान लीजिए 3 महीने में 120 रुपये जमा किए इस तरह से, तो अब वो पोस्ट ऑफिस क्या बोलेगा कि हमारी स्कीम ऐसी है कि 120 जमा करिए, 3 महीने बाद आपको 150 रुपये मिलेगा। लेकिन नॉर्मली बैंक इस तरह की पॉलिसीज नहीं लेके आते हैं, स्कीम्स नहीं लेके आते हैं। सर डायरेक्टली हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बैंक जल्दी लिक्विफाई कर देती है पैसे को पोस्ट ऑफिस के उससे कंपैरिजन में। नहीं, देखिए मैं यही तो बता रहा हूँ, जो डिमांड, आपके जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो सेविंग डिपॉजिट टू करंट डिपॉजिट्स, वो तो रेडिली अवेलेबल है, वो तो कैशेबल है ही है। लेकिन सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग है आपकी, वो उतने रेडी तो नहीं है कि आप डेली गए और डेली निकाल लाए पैसे, है ना।
तो जी उसमें आप 1 महीने या 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। लेकिन वो टाइम डिपॉजिट्स भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि वो बैंक पोस्ट ऑफिस में आपने 10 साल के लिए पैसा रख दिया, ऐसा नहीं है। ये दोनों के बीच की स्थिति होती है, इसलिए इसको मे बी टेक्निकली इस में लाया गया है M2 में। क्योंकि देखिए इसका जो इस सवाल का जवाब तो शायद ही कोई दे पाएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, कि इसको M1 में क्यों नहीं रख दिया, है ना। ये तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ही इस वजह से रखा गया है, क्योंकि न तो ये टाइम डिपॉजिट है और न ही ये सेविंग डिपॉजिट है, इसलिए इसको सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बोला गया है। इसी वजह से इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, M2 में रख दिया गया है इसको। लेकिन जब हम M3 और M4 पढ़ते हैं तो कहीं भी ये नहीं है जैसे M3 इज इक्वल टू M2 प्लस, या M4 में भी ये नहीं है कि M2 प्लस, नहीं है ना। नहीं है सर। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि ये न तो ये टाइम डिपॉजिट है न ये करंट डिपॉजिट है, ये एक अलग तरह का डिपॉजिट है जो कुछ थोड़े से पीरियड के बाद आप उस पैसे को कैश कर सकते हैं, इसीलिए शायद इसको इसमें रखा गया। ओके। और बोलिए। हाँ नकुल चौधरी बोलिए, आप तो कह रहे थे कि सर मैं बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना। सर समझ में आ गया सर जो आपने सर बताया। चलिए अब आते हैं CRR और SLR पर। हेलो। देखिए इंग्लिश में CRR को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR को बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए नाम, अगर आप नाम ही इनका देखें ना, तो नाम में ही आपके एक आंसर छुपा हुआ है कि व्हाट इज बेसिकली, मतलब CRR नाम अगर आप ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे इसको, तो उसी से आपका 50% तो क्लियर हो जाएगा कि यार इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, और यही मतलब होगा इसका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रूप में है। हम्म सर एक देखिए चीज। इसमें हेलो 3 टर्म है। हाँ बोले बोले। सर, एक चीज और जाननी थी, गैर वैधानिक मुद्रा कौन सी होती है सर? हम्म गैर वैधानिक मुद्रा जो होती हैं। गैर वैधानिक मुद्रा जी मतलब नॉट लीगल टेंडर, जी सर। मतलब कानून में जिसको मान्यता नहीं है। जी सर जी। वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे मान लीजिए अभी अगर आप यही कहें कि भाई आपने कोई प्रॉमिस कर दी, कोई चीज आपकी जो कसम है, आपने कसम दे दी कि भाई ठीक है मैं इतना पैसा दे दूंगा, या आपने पैसा तो ले लिया, उसके बदले किसी आदमी ने ये सोच के कि भाई ये तो आदमी बढ़िया है, ये बात बोल रहा है तो पैसा वापस कर ही देगा, तो उसकी कसम एक तरीके से अ, एक लीगल टेंडर हो गई, यानी सिक्योरिटी की तरह हो गई उसकी कसम। और वो बाद में पता लगा उस आदमी ने मना कर दिया, वो बोला कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं तेरे से। तो सर इसमें सर सर वो सर एक बिटकॉइन जो चल रहा या है सर उसको या रख सकते हैं इसमें क्या सर? या इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, लाइक कोई आपने सिक्योरिटी रख दी, कोई भी सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आपने बैंक से लोन ले लिया और बाद में पता लगा वो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं,
बैंक में सर्वे भी करा दिया, देखिए साहब ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा घर है, किसी का घर दिखा दिया, किसी के कागज की फॉर्जरी कर ली, तो वो हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि जिस जिस क्या कहते हैं, जिस करेंसी को, जैसे अपनी करेंसी क्या है, इंडिया की रुपया है, तो जिस करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ना करे, मतलब एनीथिंग विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाट एवर इट इज, चाहे कोई ओरल है, कोई रिटन है, चाहे कोई और करेंसी है, मान लीजिए जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये सब जब तक गवर्नमेंट इनको मान्यता नहीं देती है, जब तक हम, मतलब इसको बोलते हैं, जब तक गवर्नमेंट किसी करेंसी को लीगल टेंडर ना माने तो वो लीगल नहीं है, मतलब लीगल नहीं है, तो इसको आप इलीगल भी बोल सकते हैं, है ना। जिसको लीगल टेंडर, जिस करेंसी को लीगल टेंडर आरबीआई नहीं मान रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मान रही है, वही इलीगल है। अब सरकार हेलो, हाँ सर, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो ये लीगल टेंडर जैसे इंडिया में है। नहीं, लीगल टेंडर तो नहीं किया है, कोई किया है क्या लीगल टेंडर? गवर्नमेंट ने तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसको। क्या आप नहीं सर, ये इलीगल टेंडर है ना ये। नहीं, इलीगल टेंडर की बात ही नहीं है ना, इलीगल टेंडर की बात कहाँ आ गई? वो इलीगल टेंडर तो तब आएगा ना जब आप उसको ट्रांजैक्शन में लाते हैं। क्या आप सपोज करिए आप टीवी लेने गए दुकान पर, तो क्या वो बिटकॉइन आपसे एक्सेप्ट करेगा? नो सर। इलीगलिटी की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पर। इट इज नॉट इवन इन द एग्जिस्टेंस, इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये नहीं है, आप मान लो दूध लेने गए तो आपका बिटकॉइन देंगे उसको, या बोलेंगे यार मेरे पास ये क्रिप्टो करेंसी है, मैं अभी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। तो अगर आप कर भी देते हैं, मान लो वो मान भी लेता है, बट ये इट इज नॉट लीगल टेंडर बिकॉज इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? आपकी करेंसी, भाई केवल डॉलर है, पाउंड है, इस तरह की जो और करेंसीज हैं बहुत सारी कंट्रीज की, तो वो लीगल टेंडर है। हाँ, एसडीआर में जो इंक्लूडेड है। हाँ नहीं, एसडीआर तो एक बास्केट ऑफ करेंसीज है। एसडीआर इज व्हाट? बास्केट ऑफ करेंसीज, जो से करीब 20 कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज को मिला करके वैल्यू बनाई गई है वो एसडीआर। लेकिन उसमें सर एक लेकिन उसमें ये नहीं है कि सभी कंट्रीज की करेंसी नहीं है एसडीआर में। एसडीआर इज बेसिकली स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये भी एक तरह की ना फैसिलिटी होती है आपको, जिसमें बैंक आपको पे नहीं करता है। बैंक क्या कर देगा कि आपने बैंक से कहा यार मुझे उस बंदे को पैसे देने हैं, तो बैंक क्या कर देगा, उस बैंक के नाम बैंक ट्रांसफर कर देगा पैसे। एसडीआर वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला जाता है, एसडीआर जो आईएमएफ की होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है आपको? सर एक क्वेश्चन था सर कि एक कंट्री है सर एल सल्वाडोर, सर उसने बिटकॉइन को सर लीगल टेंडर की मान्यता दे दी है, तो सर ये कौन सी मनी में आएगा सर? ब्रॉड मनी या नैरो मनी या किस में सर? अब वो जिसमें लेना चाहे वो तो उस पर डिपेंड है। अगर अवश्य मेनली तो अगर उसने ट्रांजैक्शन के लिए अलाउ कर दिया है कि आप डे टू डे ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं इसको, तो M1 में आ जाएगा।
और अगर वो कंट्री वो ये कहता है कि नहीं केवल बिटकॉइन की करेंसी को आप फिक्स डिपॉजिट में ही लगा सकते हैं, तो फिर वो आपका M3 में आ जाएगा। इसका यूसेज क्या है? तो अल सल्वाडोर ने क्या रिकॉग्नाइज कर दिया इसको? यस सर, वो फर्स्ट कंट्री बन गया है सर बिटकॉइन को मान्यता देने वाला। नहीं, वो इनसे अब ये मैं आपको बताया, देखिए अगर ये क्वेश्चन इसमें पैदा होता है कि अल सल्वाडोर ने उसको लीगल टेंडर बना दिया है बिटकॉइन को, और उसको किस में रखा जाएगा, ब्रॉड मनी में या नैरो मनी में, तो ये डिपेंड करता है कि आरबीआई की वहां पे पॉलिसी क्या है इसको लेकर के, है ना। अगर इसको M1 की तरह है, इसका मतलब ये है डे टू डे ट्रांजेक्शन में भी यूज किया जा सकता है, और अगर डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज किया सकता है तो M1 में रखा जाएगा। ये तो उनके जो उनका जो सेंट्रल बैंक होगा एल सल्वाडोर का, उस पर डिपेंड करेगा वो किस कैटेगरी में रखते हैं इसको, है ना। जी सर, थैंक यू। हाँ, चलिए अब आपका है कैश रिजर्व रेशियो। तो देखिए 3 इसमें वर्ड्स हैं, कैश, रिजर्व और रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो इज द मनी या रेशियो ऑफ मनी या रेशियो ऑफ कैश which a commercial bank is required to keep with the RBI। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं डिपॉजिट्स में, ठीक है। अब मान लीजिए उस 100 करोड़ रुपए हैं, कल तक थे उसके पास 100 करोड़ रुपए, तो उसमें से 10% अगर CRR है तो उसको 10 करोड़ रुपए आरबीआई के पास कैश में रखने पड़ेंगे। दो चीजें हैं इसमें देखिए, एक तो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, हैं, आरबीआई के खाते में रखने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आरबीआई के खाते में रखने पड़ेंगे या आरबीआई के साथ रखने पड़ेंगे, दूसरे कैश में रखने होंगे। इसमें आप वो गोल्ड वगैरह नहीं रख सकते। अब मान लीजिए सपोज करिए आज 28 तारीख है, 28 में 10 करोड़ रुपए और जमा हुए, तो 10 करोड़ रुपए और जमा किए, तो फिर हमको 10% उसका यानी 1 करोड़ रुपए और आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ आपको नहीं? जी सर। यानी जो कैश डिपॉजिट है वो जो परसेंटेज में रखा जाता है आरबीआई या किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक में, उसको CRR बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। रेशियो व्हाट? किस चीज का रेशियो? पैसे का सर, जो मनी जमा है, कुल पैसे का, कुल मनी का सर, बैंक की जो बैंक में जो पैसे, बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं उसका रेशियो। अब एक होता है SLR। SLR में डिफरेंस और SCRR में क्या डिफरेंस है? SLR जैसे हम बताएं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर ये गोल्ड ये के रूप विदिन में बैंक, होता, सर गोल्ड के रूप में होता है, इसमें इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिलता।
और बैंक ये खुद रखती है अपने पास ही, आरबीआई को जमा नहीं करती है सर। हाँ, बैंक ये जो एसएलआर का रेशियो है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशियो है, ये बैंक के पास अपने पास ही रखना है उस बैंक को, ये आरबीआई के पास नहीं रखा जाता। कैश सीआरआर में बैंक सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के पास रखना होता है पैसा, वो जितना भी है। सीआरआर कितना है अभी? 6% 7% होगा। सर 4 तो है। 4% है। जी सर। 4% है, अच्छा चेक कर लीजिएगा एक बार। तो सीआरआर का मतलब है कि जो कैश बैंक के पास है, कैश डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस कैश डिपॉजिट्स, क्योंकि डिपॉजिट्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे मान लो किसी ने एफडी करी है आपके बैंक में जाके 1 करोड़ की, तो वो भी उसके टोटल डिपॉजिट्स में मतलब एडिशन हो गया, तो उसी हिसाब से आपको वो पैसा उसका जितना भी है 4% जैसे आप बता रही हो, उसका परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। एसएलआर में क्या होता है? देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब होता है लीगल, स्टैट्यूटरी का मतलब है लीगल, वैलिड, मतलब इस ये कानून है एक तरह का। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? पावर ऑफ मनी टू कन्वर्ट इनटू कैश। जो लिक्विडिटी होती है डिफाइंड, वो होती है पावर ऑफ मनी टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। तो स्टैट्यूटरी लीगल, लिक्विडिटी मतलब कैश की कितनी पावर है उसकी, और रेशियो जैसे रेशियो हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक को अपने पास रखना होता है, और आप जैसे मान लीजिए 25% रख दिया बैंक ने, 100 में से 25% रख दिया, तो इस 25% पैसे को ये किसी को एज लोन नहीं दे सकते। बैंक के पास रखा तो है, लेकिन वो उसको खर्च नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होगा तो वो किस में से करेंगे? जो बचा हुआ 75% है, या 75% भी क्या है, 4% और हटा दीजिए, तो 71% में से। कभी नहीं करेंगे सर इसका प्रयोग? हाँ कुछ परिस्थिति कारण बस। हाँ, नहीं, कभी नहीं कर सकते। ओके। स्टैट्यूटरी है ये, लीगल है। इट इज बाउंड ऑन द बैंक्स, बैंक्स आर बाउंड बाय दिस कंडीशन। जब बैंक बनता है ना, वो बैंक को जो रिकॉग्निशन जो मिलती है वो आरबीआई देता है, और आरबीआई अपनी शर्तें लगाता है। अब आपने कहा कि कभी नहीं कर सकते, कर लेते होंगे, मे भी कर लेते होंगे, तो इसी बात का तो ऑडिट होता है फिर। अब देखिए, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है आरबीआई? भाई आरबीआई ऐसा क्यों करता है, उसके पैर क्यों बांध रहा है? मतलब पूरी 100% वैल्यू के लोन क्यों नहीं दे सकता बैंक? भाई बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा। तो उसके हाथ क्यों बांध देता है आखिर, एसएलआर का रेशियो बना करके? समझे? सर ये पैसे लेके भाग जाए ना, इसलिए। सर कभी कभी हैं? बैंक करप्ट हो जाते हैं ना सर। पैसे सर वो ना बैंक हो जाए करप्ट। सर, विवाद में ना घोषित हो जाए, इसलिए। हाँ, देखिए, जो बैंक जो होते हैं, वो कहते हैं ना आपका अपना बैंक, कोई नारा है ना इस तरह का, कोई स्लोगन है जी सर, आपका जी सर। अपना बैंक। तो आपका अपना बैंक का मतलब पब्लिक के बैंक है ना, ये गवर्नमेंट के पब्लिक बैंक है। तो सबसे आप अपना पैसा देखिए बैंक में क्यों रखते हैं?
उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि भाई घर में रहेगा तो शायद कहीं चोरी ना हो जाए, बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा, लॉकर में रहेगा। दूसरे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, घर में रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि भाई मेरे पैसे का कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, घर में पड़ा रहेगा तो यूज नहीं होगा। और चौथा, सरकार भी कहती है कि भाई बैंक बैंक नहीं कहते कि बैंक भाई हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, आपको ये फैसिलिटी देंगे। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बैंक में पैसा रखने के, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है विश्वास, यानी क्रेडिट वर्थीनेस, आपका ट्रस्ट। तो जी सर। अब मान लीजिए, सपोज करिए, जैसे मैंने ये चीज आपको पिछली बार भी बताई थी। अब सपोज करिए दिवाली आ रही है, तो दिवाली जब कोई त्योहार आता है, दिवाली आएगी, होली आएगी, रक्षाबंधन आएगा, तो उस केस में क्या होता है कि हम थोड़ा सा खर्चा हमारा नॉर्मल से हटके बढ़ जाता है ना। जी सर। तो उस केस में आप जब भी बैंक जाएं, आपको पैसा मिल जाए, क्योंकि वो आपका अपना ही पैसा है। आप सपोज करिए कि आप सारे लोग मिला के 50 लोग हो, 50 स्टूडेंट्स हैं आप लोग, और आपने सब ने 1-1 लाख रुपए बैंक में जमा कर रखे हैं, 50 लाख, टोटल 50 लाख हो गए। अब सपोज करिए बैंक ने वो सारे पैसे किसी को लोन दे दिए 10 साल के लिए, हैं? तो बैंक के जी पास सर। क्या बचा? अब मान लीजिए आप में से ही 50 में से ही अगर एक भी आदमी हर हर हफ्ते बैंक जाता है, कहता है यार मेरे को भाई ये चेक है मेरा, मैं चेक भर के दे दिया आपने 20,000 रुपए का, कि मेरा 1 लाख रुपए जमा है तो 20,000 तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो बैंक ने कह रहा, बैंक क्या बोल रहा है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? आपके विश्वास का क्या होगा? इसीलिए क्या होता है कि अब देखिए, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वर्ड क्या है? इसमें कैश भी है, इसमें आपके गोल्ड भी है, और कुछ सिक्योरिटीज भी हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी क्या है? एक पेपर होता है, लीगल पेपर यू कैन से, जिसमें ये लिखा रहता है कि भाई ये मैं आपको, ये 50 लाख की सिक्योरिटी है, कल कोई अगर मैं पेमेंट देने में फेल हो जाता हूं तो मेरी ये कैश कर ली जाए ये। और सिक्योरिटी किसी और के बैंक की होती है, फिर वो आरबीआई की होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है, पर आरबीआई की नहीं होती, होती किसी और बैंक की है। तो सर वो उसमें स्थानांतरण कैसा होता है? आपको आपको जो लिक्विडिटी रखनी है वो कैश में, गोल्ड में, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, जिससे कि ये ना हो कि कल त्योहार आए, लोग पैसे निकालने के लिए आए और पता लगा बैंक में हंगामा हो गया, बैंक कह रहा है पैसा ही नहीं है, या उतना पैसा नहीं जितना लोग मांग रहे हैं। तो बैंक की सॉल्वेंसी बनाए रखने के लिए, बैंक की सॉल्वेंसी बनाए रखने के लिए, सॉल्वेंसी मतलब क्या होती है कि अगर आपने किसी का लिया है सुरक्षिता। तो उसको वापस करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए आपका, है ना। तो बैंक की सॉल्वेंसी बनाए रखने के लिए, बैंक का विश्वास बनाए रखने के लिए, बैंक की साख बनाए रखने के लिए एसएलआर का प्रोविजन किया गया है, जिससे कि सिस्टम चलता रहे। और जी सर। सीआरआर के केस में क्या है? सीआरआर क्या करता है? सर पैसे की प्रवृत्तिता बनाए रखता है सर। कुछ लोग निकालते सीआरआर हैं, का जमा मतलब है करते हैं। कि इकोनॉमी में मनी फ्लो कंट्रोल करता है।
समझ रहे हैं? जी सर। मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, मनी फ्लो को कंट्रोल करता है और लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक को भी कंट्रोल करता है। एसएलआर में क्या है, लैंडिंग कैपेसिटी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन साथ साथ बैंक की सॉल्वेंसी यानी बैंक के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी एसएलआर बनाया गया है, का प्रोविजन किया गया। ये डिफरेंस है। सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास रखा जाएगा, एसएलआर में पैसा आरबीआई के पास नहीं रखा जाएगा, बैंक अपने ही पास रखेगा, लेकिन ये एक धरोहर की तरह रखेगा। ठीक है? जी सर। पूछ लीजिए आप लोग। सी हेलो हेलो, जी सर। हाँ बोलिए। जी सर। आ रही है आवाज? अभी हम सर। खत्म कर रहे हैं तो बता दीजिए। जी सर, ऐसा है ना सर, कुछ हमारे जो पैसा होता है उससे ज्यादा, एक लिमिटेशन से ज्यादा निकालते हैं हम। हम्म तो सर उसमें कई चीजों से वो गुजरना पड़ता है, हम्म। कई लीगल वो करवाते हैं सर, वो ऐसा क्यों करते हैं? कौन? वैसे बैंकिंग्स वगैरह 2 लाख या 1 लाख से ऊपर निकालते हैं, तो सर उसमें कुछ लिखवाते भी हैं वो एप्लीकेशन वगैरह, मेन जो उसका करंट अकाउंट होता है उस पे, उस व्यक्ति पर। नहीं, आप ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? जी सर, एक तो हमारा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जैसे जितना पैसा आपका जमा है उससे ज्यादा निकाल लिया आपने, तो ये भी आपकी सॉल्वेंसी पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंसी मतलब आपके विश्वास पर, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस पर, कि आपका पुराना रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो आपको वो पैसा ज्यादा दे देते हैं। एक तो ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि कैश अगर हम निकालते हैं 1 लाख 2 लाख तो बैंक काफी फॉर्मेलिटीज करता है। जी सर। जी सर। तो उसकी मतलब एक मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई कैश चाहे 1 लाख से ऊपर अगर जमा हो चाहे कोई निकाले तो कुछ वो रखते हैं रिकॉर्ड पर्पज से। बहुत सारे चीजें हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो गवर्नमेंट ओके जानना सर। चाहती है कि भाई इतने कैश की जरूरत क्या क्या पड़ गई है आपको, क्योंकि बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज भी चल रही है ना। जी है सर। ना? जी सर। हाँ। तो अगर देखिए, आप अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अच्छा ही है, वो तो आपके पक्ष में ही है। लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली क्या, आप देखिए होता क्या है कि कुछ गवर्नमेंट एक्टिविटीज जब कंट्रोल करना चाहती है किसी इलीगल एक्टिविटी को भी मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं फर्क तो आम जनता पे पड़ता ही है, मतलब क्योंकि उसको इतना आप वो नहीं कर सकते। तो जी ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोग हमें बताएं कि भाई आप 2 लाख रुपए कैश में जमा कर रहे हो, क्यों जमा कर रहे हो कैश में ही, या फिर निकाल क्यों रहे हो कैश में ही। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे ये कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। सर, ऐसे बताया था सर, सीआरआर का इम्पैक्ट नहीं शॉर्ट पूछता टर्म था के लिए रहता है, और है, सर एसएलआर लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, इसका कंट्रोल में बात करें। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के है तो परमानेंट है ये तो।
लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म ये थोड़ी है कि 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। ये तो बैंक का, ये आरबीआई ने प्रोविजन कर रखा है, ये तो हमेशा रखना है आप। हाँ, रेशियो में चेंज कर सकते हैं बस। जी सर। और कुछ? नो चलिए सर। रखते हैं फिर। हाँ, अभी आपका, थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास, उससे नेक्स्ट लूंगा, ठीक है। जी सर, ओके सर, थैंक यू और सर। आप इसको जी सर। इसको ये भी देखिएगा, एसएलआर और सीआरआर को, जो मनी, ये M1 M2 M3, इसको इन्फ्लेशन से कैसे कनेक्ट करेंगे। हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड और इज कॉज्ड बाय मनी सप्लाई, है ना। यानी इन्फ्लेशन जो है मनी सप्लाई की वजह से क्यों हो सकता है, या फिर उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको भी देखिएगा। चलिए, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।